हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल वाच एंड लर्न मोर पर। आज हम सभी लोग उपस्थित हैं सीटेट एग्जाम और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उससे संबंधित जो हमारी एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस चल रही थी उसकी सबसे अंतिम क्लास लेकर के आया हूं। इसमें आप लोगों को 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी क्लास थी वह पूरी लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ये आज हमारी एनसीईआरटी की कक्षा 8 की हमारे अतीत जो हिस्ट्री की किताब है इतिहास, वो अंतिम रूप से आज आप लोगों को दे दी जाएगी। आप सभी लोग इसका रिवीजन करते हुए अपने जो एग्ज़ाम है सीटेट का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने का प्रयास करिए। तो हम सभी लोग सबसे पहले कुछ चर्चा पर चर्चा कर लें कि यह जो हमारी आज की क्लास है उसमें कुछ आप लोगों को सूचना भी दे देना है कि जैसे आप लोग देख लीजिए, हमने अपने जो चैनल पर आप लोगों को सीडीपी की पूरी 5 क्लास प्रोवाइड करवा दिया है प्लेलिस्ट के माध्यम से। हिंदी की भी 2 क्लासेज हैं, संस्कृत की भी 2 क्लासेज हैं और एनसीईआरटी की कुल 8 क्लासेस अभी तक भेजी गई हैं आप लोगों के पास में। तो आप लोग जा करके उन सभी को देख करके अपने जो तैयारी को और मजबूत करिए और आने वाले जो प्रश्न हैं उनको उसमें से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक हमने अभी तक टेस्ट भी करवाया है, उसमें 150 क्वेश्चन का आप लोगों को भेज दिया गया है। आप लोग उसको जा करके उस टेस्ट को दीजिए। उसमें से आप लोगों के जो सीटेट एग्जाम में है प्रश्न आएंगे, ये संभावना 100% है। तो आप सभी लोग उसको जा करके जरूर करिए। इसके बाद आप लोग बता दें कि जो हमारा सीटेट एग्जाम है उसमें टैग वर्ड्स की बहुत ही ज़्यादा महत्ता होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हम लोगों को टैग वर्ड्स के विषय में भी थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए। तो टैग वर्ड्स हमने बता दिया है आप सभी लोगों को, हमारे शॉर्ट में भी है और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद बता दें कि हमने एसएसटी के जो 50 क्वेश्चन है हमने मोस्टली इसको करवा दिया था। सीडीपी के हमने 30 क्वेश्चन अलग से करवा दिया है, संस्कृत के अलग से हमने क्वेश्चन करवा दिए थे और उसके बाद हिंदी के भी अलग से क्वेश्चन हमने करवा दिया है। आप लोगों को एक टेस्ट और मिल जाएगा 150 क्वेश्चन का। उसके बाद में आप सभी लोग अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों से केवल यही कहना है कि इस सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों और जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा, उन सभी को प्रेषित करिए जिसके माध्यम से वो लोग जो एनसीईआरटी की समझ है वो अपने अंदर विकसित कर सकें और जो आने वाली आगे कोई भी परीक्षा है उसमें जो एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न आते हैं या समझ वाले प्रश्न आते हैं, अवबोध से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको वह कर करके अपने जो आगे आने वाला भविष्य है उसको सुनहरे तरीके से रच करके आगे बढ़ जाएं। तो हम लोग अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम सभी लोग देखें तो सबसे पहला पाठ हमारा है कैसे, कब और कहाँ। उसके बाद व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। उसके बाद देखा जाता है जब जनता बगावत करती है 1857 और इसके बाद का समय। फिर बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, इन सब के विषय में हम लोगों को चर्चा करना है। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, इस पाठ को हम लोगों को पढ़ना है। महिलाएं, जाति एवं सुधार, इनसे संबंधित जो पाठ है उसको पढ़ना है हम लोगों को। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लेकर के 1947 ईस्वी तक का हम लोगों को देखना है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद का जो भारत की स्थिति है उसके विषय में हम लोगों को चर्चा करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत कक्षा 8 की जो हमारे थर्ड ये है इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग अपने पाठ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो हम सभी लोग उपस्थित हैं अपने पाठ को लेकर के और इसमें बताते हैं कि कैसे, कब और कहाँ, इस पाठ के विषय में हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं हम लोगों को। तो इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो जितनी भी कहानियाँ होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं या कोई भी परिवर्तन होते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं कि वह हम लोगों को तारीखों के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों में जादू में ही खोए रहते, तारीखों की जो जादू होती है उसी में खोए रहते थे। लेकिन यह देखा जाता है कि कब किस राजा का ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों में हम लोग क्या करते रहते हैं, बहसें चलती रहती हैं या तो आगे पीछे हम लोग इसके विषय में चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास बहुत उबाऊ सब्जेक्ट है या तो यह बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, इसमें तिथियां ही तिथियां रहती हैं, इसके हमको समझ नहीं पाते हैं। और देखा जाता है कि बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यही धारणा सही है? आप लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि क्या इतिहास के विषय में यह जो धारणा बनी हुई है क्या यह सही है, सत्य है? यह सत्य नहीं है। आज हम सभी लोग ऐसे इसी प्रकार से जानेंगे कि किस प्रकार से तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं हम सभी लोगों के जीवन में।
हम लोग यह भी देखते हैं कि जो इतिहास है, इतिहास इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग-अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। लेकिन इनका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव हुए। जैसे कि हम लोग अतीत की तुलना जब वर्तमान से करते हैं, तो हमको पता चलता है कि उस समय क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ और उसके पहले क्या था। हम लोग यह देखते हैं कि उसके पहले क्या था, उसके बाद कब क्या हुआ और उस वर्तमान समय में क्या था तत्कालीन समय में। तो हम लोग देखते हैं जैसे रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें जो आसपास की ऐतिहासिक घटनाएँ घटित होती हैं या कुछ उत्खनन होता है, खंडहर मिलते हैं, तो वह सब चीज़ों की जब खोज के माध्यम से जब उसकी तिथियाँ निर्धारित की जाती हैं, तभी हम लोगों को पता चलता है कि यह उस समय की तिथि का निर्धारण कर रहा है कि यह हड़प्पा सभ्यता का है, यह 2500 बीसी ईसा पूर्व का है, यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के संबंधित चित्र हैं या तो खंडहर बने हुए हैं। इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो हमारी तिथियाँ होती हैं वो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम लोग यह भी देखते हैं कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि जब जो इतिहास की हमारी तिथियाँ होती हैं वह तो बहुत ज़्यादा होती है। तो कौन सी तिथियाँ महत्वपूर्ण होती हैं या कौन सी तारीखों को हम लोगों को याद रखना चाहिए। तो कुछ तारीखों को मानने का पैमाना हम लोगों को यह होना चाहिए कि जिन तारीखों के इर्द गिर्द हमारा जो इतिहास होता है उसकी कल्पना परिकल्पना की जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मध्यकालीन भारत होता है, मध्यकालीन भारत की शुरुआत अगर ठीक तरीके से माना जाए तो 7वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के जो हमारा पूर्वार्ध होता है उसके बाद से शुरू होना चला जाता है। तो 712 ईस्वी से अगर तिथि एकदम मुख्य रूप से मानी जाए तो जो मीर कासिम आता है, मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद से ही हमारे देश में क्या हो जाता है, मध्यकाल की शुरुआत को हम लोगों ने मान लेते हैं। लेकिन मुख्यतः रूप से देखा जाए तो कब से 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बाद से ही देखा जाने लगता है। अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हम सभी लोग यह भी देखते हैं कि जो इतिहास होता है वह कई पर्सपेक्टिव से, कई उद्देश्यों से, कई तरीके से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे देखा जाए जब हम लोग इसमें कहते हैं ना कि कौन सी तारीखों को हम लोग याद रखें, तो इस प्रकार से देखा जाए जैसे जब हमारा औपनिवेशिक काल शुरू होता है तो उस समय देखा जाता है कि जो ब्रिटिश इतिहासकार होते हैं वह केवल गवर्नर जनरल के इतिहास के विषय में ही महत्वपूर्ण जो शासन काल होते हैं उनको दिखाया जाता है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जैसे इतिहास में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन काल से शुरू होता है जो हम लोगों का इतिहास मिलता है। उसके बाद देखा जाता है जो अलग अलग गवर्नर जनरल होते हैं, जैसे हेस्टिंग हो गए, वेलेस्ली हो गए, बेंटिंग हो गए, डलहौजी हो गए, कैनिंग हो गए और लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सभी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखा जाता है कि इन लोगों का समय क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों को, इन सभी तारीखों को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। हम लोग जैसे देखते हैं कि अवधियाँ जो होती हैं, जो समय होता है उसका हम चुनाव कैसे करते हैं, तय कैसे करते हैं, तो इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं कि जैसे 1817 में हम लोग देखते हैं कि जो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं जो जेम्स मिल, उन्होंने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, एक किताब लिखते हैं और इस किताब में भारत के इतिहास को 3 तरीके से बांटते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। अब कालखंडों में इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया, क्योंकि देखा जाता है कि जो यह इतिहास के अलग अलग कालखंडों में बांटने से क्या होगा, जो हमको तारीखें हैं वह ज़्यादा समझ में आ जाती हैं। और इसमें देखा जाता है कि जो हमारे जैसे परिवार भी है उसमें भी देखा जाता है हमारे दादा, परदादा, उसके बाद प्रपितामह और हमारे पिताश्री, उसके बाद हम, या तो हमारे फिर बच्चे हो जाएंगे, हमारे संतानें हो जाएंगी, फिर उनकी संतानें हो जाएंगी। तो उस प्रकार से देखा जाएगा तो जो आने वाली हमारे पीढ़ी है या जो हमारी भूतकाल की पीढ़ी, जो हमारे वंशज हैं, जो जिनका समय व्यतीत हो चुका है, तो उन सभी चीज़ों की इतिहास में जो हम लोगों को देखना रहता है वह किससे पता चलता है, हम लोगों को इतिहास की तारीखों से ही पता चलता है। इसीलिए हम लोगों की इन सभी तारीखों को क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है और इन सभी तारीखों के माध्यम से हम अपने आगे को जो इतिहास है उस चीज़ों को जान पाते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी बात किया जो औपनिवेशिक काल की, तो इस औपनिवेशिक युग को हम लोग देखते हैं कि जिसमें महत्वपूर्ण जो गवर्नर जनरल हुए या तो जो ब्रिटिश शासक हुए, उनके माध्यम से जो हमारे देश में शासन सत्ता को संभाला जाता है, तो इस युग को हम लोग क्या कह देते हैं, क्या कहते हैं, औपनिवेशिक युग कह देते हैं। जैसे देखा जाता है कि जो हमारे यहाँ औपनिवेशिक काल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे
कि हम किताबों में पढ़ते हैं अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था होती है, आयात निर्यात होता है, राजस्व वसूली होती है, महत्वपूर्ण फसलों की खेती जो होती है, इन सभी चीज़ों से वो क्या करते हैं, अपने देश को समृद्ध करते हैं और हमारे देश को बहुत ही खोखला करते चले जाते हैं। अपने मूल्यों को, मान्यताओं को और पसंद नापसंद की रीत रिवाज और तय तरीकों में बदलाव ला देते हैं। देखा जाता है कि हमारे देश में इस तरह से दबदबे के कारण जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो औपनिवेशिकरण होता है, यही हमारा क्या हो जाता है, औपनिवेशिक काल कहलाता है। हम सभी लोग जैसे देखते हैं कि जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास को हम किस तरीके से जानते हैं और वह हमारे अतीत के विषय में किस प्रकार से है। इतिहास उसको हम लोग कैसे कह देते हैं या वह कैसे इतिहास के विषय में हम सभी लोग अच्छे तरीके से जान पाते हैं। देखा जाता है कि जो चीज़ें बीत गई हुई हो, जैसे हम लोग भारत के इतिहास के पिछले 250 साल के विषय में जानकारी प्राप्त करें, तो देखते हैं कि जो प्रशासन अभिलेख होता है, क्या प्रशासन अभिलेख, वह किस प्रकार से तैयार करता था अतीत के विषय में। तो देखा जाता है अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए जो सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता था। अंग्रेजी मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है और हर निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच, साफ सफाई इत्यादि प्रकार के जो भी कार्य उस समय होते थे, उन सभी का क्या होता था, लेखांकन किया जाता था, जिसके माध्यम से यह देखा जाता है कि जो तत्कालीन समय के इतिहास को हम लोग जान पाते हैं। और जैसे देखते हैं अंग्रेजों को भी यह लगता था कि जो ये दस्तावेज है, पत्र है, इनको संभाल कर रखना जरूरी होता है, क्योंकि शासकीय स्थानों में अभिलेखों के एक अच्छा देखा जाता है, तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड होते थे। तो जब प्रत्येक चीज़ों के अपने रिकॉर्ड होते हैं, तो हमारे रिकॉर्ड भी क्यों नहीं होने चाहिए। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार होता है 1920 के दशक में बनाया जाता है और जो हमारे देश के इतिहास को उसमें संरक्षित किया जाना शुरू हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो इतिहास हम लोग आज पढ़ रहे हैं जी तारीख के विषय में, तो देखते हैं कि इसमें सर्वेक्षण का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। कैसे, जैसे हम तारीखों को जब याद रखेंगे, जानकारी उनसे प्राप्त होगी, तभी हम सर्वेक्षण कर पाएंगे कि ये इस काल का समय का है। अब जैसे देखा जाता है औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी भी देश की तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। तो हमारे देश का ये लोग सर्वेक्षण करते हैं प्रत्येक इलाके का, कि कहाँ किस प्रकार की जाति, किस प्रकार की संख्या लोगों की है और किस प्रकार के व्यवसाय हैं, और जानकारियाँ इस प्रकार की इकट्ठी करके वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई प्रकार के सर्वेक्षण करते हैं, जिसके माध्यम से उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ इस प्रकार की जो जातियाँ पाई जाती हैं और इस संस्कृति के लोग रहते हैं, तो उनको हमको किस प्रकार से उन पर शासन करना है या प्रशासन करना है, इसी चीज़ का उन लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे उनको जो तारीखें मिलती हैं, तारीखों के माध्यम से वह अपने आप के जो शासन तंत्र है उसको मजबूत करते हुए चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सर्वेक्षण का महत्व हो चुका है, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम लोगों को कहीं रहना है, कहीं पढ़ने जाना है, तो हम लोग देखते नहीं है कि यहाँ पर कोचिंग अच्छी है, कहाँ अच्छे तरीके से जो लोग बैठे हुए हैं या कहाँ किस प्रकार की संस्कृतियों का प्रचलन है, तो वहाँ जा कर के हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वहाँ पढ़ने लिखने का माहौल है या नहीं। तो हम लोग सर्वेक्षण करते हैं ना, तो सर्वेक्षण इसलिए महत्वपूर्ण होता है। हम लोग जैसे बच्चों को, किसी को कुछ सिखाना है कि ये इस पाठ का सर्वेक्षण करो और इसके माध्यम से यह जानकारी हमको दो, तो वह बच्चा क्या करेगा, उस पाठ के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी के पास जाएगा, उससे पूछेगा कि इसमें क्या क्या होता है। तो हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें एक स्टूडेंट को लेकर के भी चलते हैं, एक छात्र को भी लेकर चलते हैं और अपने स्वयं को भी लेकर के चलते हैं, क्योंकि हम लोग अगर इसमें अपने आप को ही रख करके चलेंगे तभी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब लोग जैसे हम देखते हैं जो अधिकृत रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके विषय में हम लोगों को जब जानकारियाँ हो जाती हैं, लेकिन वह कैसे दूसरे लोगों को नहीं पता चलती है या उससे किस प्रकार की जानकारियाँ नहीं पता चलती है। जैसे देखा जाता है कि रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि जो उस समय की सरकार की जो जनता होती है, उनके विषय में ज़्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं पता चलती, क्योंकि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वह किस चीज़ को बचाए रखना चाहते थे, ये समझने के लिए हमेशा जो रिकॉर्ड होते हैं वह मदद हम लोगों को नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले हम लोग देखते हैं, वह हम लोगों को ज़्यादा तक डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, इससे हम लोगों को ज़्यादा तक महत्वपूर्ण मिल जाती हैं। जो जानकारियाँ होती हैं, आत्मकथाएँ होती हैं या स्थानीय बाजार में जो बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएँ होती हैं, उससे हम लोगों को ज़्यादा चीज़ जानकारियाँ मिल जाती हैं। हम लोग जिसे देखते हैं और आगे की तरफ कि जो हमारा जो स्रोत हम लोगों ने बताया है, हमने अभी बताया है, इसको हम लोग पढ़ना लिखना जब जानते हैं,
तब देख लेते हैं कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह का अनुभव कर रहे थे उस समय। इन सब चीज़ों के विषय में हम लोगों को जानकारी भी मिल जाती है। तो हम सभी लोग देखते हैं कि जो हमारे आज के इस पाठ के विषय में कि तिथियों के विषय में हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा किया कि तिथि क्या होती है, तिथियों का आवश्यकता क्यों होती है। अब हम लोग सभी लोग देखते हैं, अपने अगले पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला पाठ है पाठ 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, जो उसके विषय में देखते हैं। तो कैसे एक जो कंपनी होती है वह हमारे देश में साम्राज्य स्थापित कर लेती है। जिसे देखा जाता है मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से पर स्थापित कर लिया जाता था। उस समय जो भारत था उसमें इनका जो नियंत्रण था बहुत ज़्यादा होता है। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद सारे मुगल सूबेदार और बड़े जो जमींदार होते हैं अपनी ताकत दिखाने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी अपने अपने तरफ से। अब जैसे देखते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत हमारे देश में उभरने लगती है, और उन्हीं के माध्यम से जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो भारत में आती हैं और इलाकों पर कब्जा करके अपनी दिलचस्पी को और बढ़ाती हैं और विशाल साम्राज्य के रूप में स्वामी बन जाते हैं। और कैसे वह हमारे देश में अपनी शासन सत्ता स्थापित करके एक जो कंपनी होती है वह हमारे देश के साम्राज्य को स्थापित कर लेती है। हम लोग देखते हैं कि जैसे पूर्व में जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, 1600 ईस्वी में कंपनी जो महारानी एलिजाबेथ से एक चार्टर या इजाज़तनामा लेकर के आती है, उसके माध्यम से वह पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल जाता है उन लोगों को। और इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती है। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार कर नए इलाके को खंगाल सकती थी और सस्ती कीमतों पर जो वहाँ के संसाधन थे उनको खरीद करके अपने देश में आकर के ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। अब जैसे देखा जाए तो वो लोग वाणिज्यिक कार्य करने लगे। जैसे हम लोग देखते हैं यूरोपीय ताजकों के रूप में पूरब के बाजारों में आने के लिए जब वो भारत आते हैं तो देखते हैं कि हमारे देश में जो गोवा में सबसे पहले ठिकाना वह बनाते हैं। और पुर्तगाली जो होते हैं, जो पुर्तगाली आते हैं हमारे देश में, जैसे देखा जाए वास्को डी गामा ने ही सबसे पहले 1498 ईस्वी में हमारे यहाँ भारत तक पहुँचने की जो समुद्री मार्ग होता है उसका पता लगाते हैं। और देखा जाता है कि जब हमारे देश से जो वो लोग सामान खरीदते हैं उसमें यूरोप के बाजार में भारत के बने जो बारीक सूती कपड़े, रेशम के ज़बरदस्त मांग हो जाती है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी इत्यादि जो मसाले होते हैं उसकी मांग हो जाती है। तो वह हमारे देश में और अत्यधिक तरीके से क्या करने व्यापार करना शुरू कर देते हैं। और देखा जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल में व्यापार शुरू करती है तो किस प्रकार से पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री होती है 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे बसती है। और कंपनी जो होती है वह फैक्टर के नाम से इस समय पहचानी जाती है। और वेयर हाउस के जो फैक्ट्री होती थी उसको निर्यात होने वाली चीज़ों का जमा किया जाता था। कहाँ? वेयर हाउस में। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे देश में कोलकाता है, कलकत्ता बन जाता है बाद में। कालीकाता पहले इसको एक गांव के रूप में जाना जाता था, फिर कलकत्ता बनता है। अब इसे हम लोग कोलकाता के विषय में कोलकाता कहते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार किया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। हम लोग जैसे देखते हैं कि जो बंगाल का नवाब होता है, नवाब खुर्शीद कुली खां, विरोध इसके विषय में क्यों नहीं करता है? तो वह इसलिए नहीं करता क्योंकि ताकि वह उसकी जो नवाबी है वह बनी रहे और उसके जो शासन प्रशासन है वह अपने आप से ही करता रहे। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे देश में साम्राज्य अपना स्थापित करने आए हैं व्यापार करने के लिए कंपनियां, वह हमारे देश में किस प्रकार से युद्धों में संचलन होती हैं और आगे बढ़ कर के अपने आप को स्थापित करने का जो प्रयास करती हैं। तो 18वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी बंगाल के नवाबों से टकराव बढ़ जाता है इनका कंपनियों का। तो देखा जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगते हैं, लेकिन दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति में ऐसी स्थिति थी कि वह इनसे लड़ाई नहीं कर पाती थी। जैसे देखा जाए मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब बनते हैं, ये सभी शक्तिशाली शासक थे। लेकिन देखा जाता है कि जो यह हमारी औपनिवेशिक सत्ता स्थापित होने जा रही थी हमारे देश में, उनको कुछ रियायतें दे देते थे और जिसके माध्यम से जो हो जाता था कि हमारे देश में इन व्यापार का अधिकार देने के बदले जो इनको नजराने मिल जाते थे, सिक्के मिल जाते थे। और किलेबंदी को बढ़ाने के लिए जो धोखाधड़ी होती थी उससे रोक टोक के लिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से यह जो नवाब होते हैं जब इतने ढील देने लगते हैं तो इनकी जो ताकत होती है वह कमजोर होने लगती है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी को तबाह हो रहा है या उनको घाटा हो रहा है, इसलिए हम लोगों को जो शुल्क है वह हटा लिया जाए और इससे जो होगा हम लोग भारत देश की जो आबादी है उसका पुनर्निर्माण करेंगे और
जो आपका संरक्षण है वो हम करते जाएँगे। लेकिन देखा जाता है कि ये टकराव दिनों-दिन गंभीर होता चला जाता है और इस प्रकार से देखा जाता है कि जो 1757 का हम लोग प्लासी का युद्ध देखते हैं, उसमें प्लासी का युद्ध हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अब प्लासी का युद्ध देखा जाता है तो 1756 में जब अ, अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं, उनके माध्यम से देखा जाता है कि जब सिराजुद्दौला कंपनी की एक ऐसा कठपुतली बन जाता है, नवाब बन जाता है, जो व्यापारिक रियायतें और सुविधाएँ आसानी से दे देता था। उसके बाद देखते हैं कि जब नवाब ने कासिम बाज़ार में स्थित जो इंग्लिश फैक्ट्री होती है, उस पर हमला कर देता है 30,000 सैनिकों के साथ। तभी नवाब की फ़ौजों ने कंपनी के अफ़सरों को गिरफ्तार कर लेता है, गोदाम पे ताला लगा देता है। अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए जाते हैं, अंग्रेज़ों को जहाज़ों को घेर लिया जाता है। इसके बाद नवाब ने कंपनी की कलकत्ता स्थित किले पर कब्ज़े कर लिया और उधर का रुख जो होता है बदल दे दिया जाता है। अब इसी की तरह देखा जाता है कि यह खबर जब मद्रास में तैनात कंपनी के अफ़सर रॉबर्ट क्लाइव तक पहुँचती है, तो वो नेतृत्व सेना का करते हुए नौसैनिक बड़े लेकर के आता है और नवाब से लंबे समय तक सौदेबाजी चलती है। लेकिन आखिरकार 1757 रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला की हार के एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक जो सेनापति मीर जाफ़र था, उसकी कारगुजारियाँ थीं। अर्थात वह इस प्रकार की उधर की बातें इधर कर देता है। मीर जाफ़र की इस टुकड़ियाँ ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। अर्थात वह बीच में ही क्या कर जाता है, क्विक कर जाता है। जो लड़ाई करना होता है जिसमें उसको सहभागिता देना होता है, लेकिन वह सहभागिता नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, जो कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अब देखा जाता है कि जो हमारी यहाँ पास कंपनी का फैलता शासन होता है कि इससे पहले और कुछ थोड़ा सा बता दें प्लासी के युद्ध में कि प्लासी का जंग इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कि भारत में कंपनी की यह पहली बड़ी जीत हो जाती है। क्या पहली बड़ी जीत हो जाती है, जिसके माध्यम से वह हमारे देश में शासन तंत्र को चलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, मीर जाफर नवाब बनता है और वह कंपनी की बागडोर संभालने लगता है, क्योंकि वही सब कुछ जितने भी फरमान होते हैं जारी कर देता है, उनको ढील दे देते हैं और कंपनी को ऐसा एहसास होने लगता है कि रास्ता बहुत ही आसान हो गया है और कठपुतली नवाब हम लोगों ने बैठा दिया है। आखिरकार देखा जाता है कि जब मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है और मीर कासिम परेशान जब करने लगता है इन लोगों को, कंपनी को, तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हो जाती है और उसको भी हरा करके बंगाल से बाहर कर दिया जाता है। मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब देखा जाता है कि 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु होती है, तब कंपनी के इरादे बदल जाते हैं और कठपुतली नवाबों के साथ साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया था कि अब हम खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अर्थात अब जो होती है कंपनी का शासन तंत्र भारत देश में स्थापित होने लगता है। अब कंपनी के अफसर क्या हो जाते हैं, नवाब बन जाते हैं और देखा जाता है कि जब खुद रॉबर्ट क्लाइव भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर लेता है और 1743 में जब वह इंग्लैंड लौटता है मद्रास से, तो उसकी जो हम लोग देखते हैं कि 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर जनरल बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ की दौलत 40,000 देखा जाता है 4,01,102 पाउंड के बराबर थी उसकी जो संपत्ति होती है। हम लोग और अच्छे तरीके से देखते हैं जो कंपनी का शासन फैलता है 1757 से 1857 के बीच कंपनी के भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखा जाता है और इसके माध्यम से देखते हैं कि जो भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने के बाद ये राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक तरीके से हमारे देश पर क्या करते हैं, शासन तंत्र बैठाने लगते हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने जो भारतीय रियासतें थी उसमें रेजिमेंट तैयार कर देते हैं और उसमें तैनात करने के बाद जो रेजिमेंट होते हैं भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों के भी दखल देने लगते हैं और अगला राजा कौन होगा, किस पद पर बैठाया जाएगा किसको, यह सब जो होता था वह कौन तैयार करने लगते थे। जो हमारे कंपनियां होती थी उनके जो शासक होते थे या नवाब होते थे या वहाँ के जो गवर्नर जनरल होते थे, उनके माध्यम से हमारे देश में हर एक प्रकार की जो कार्य होने लगते थे उसमें उनका मध्यस्थता होनी शुरू हो जाती है। इसी के बाद देखा जाता है कि रियासतों से सहायक संधि भी थोपी जाने लगती है और बंदोबस्त जो होता था उसमें किया जाने लगता था। स्वतंत्र सेनाएं जो रखना होता था नवाबों को, वो बंद कर दिया जाता था। और देखते हैं जैसे कि जो हमारे यहाँ रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1758 से 1805 के बीच में आता है, उसमें अवध का नवाब जो होता था अपने इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया देता है और सहायक सेना के रूप में पैसा अदा करने के लिए हैदराबाद के कई इलाके छीन लेता है। अब देखते हैं जैसे हमारे यहाँ देश के जो टीपू सुल्तान, इनको क्या बोला जाता है, शेर ए मैसूर बोला जाता है। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तब प्रत्यक्ष सैनिक टकराव भी और तेजी से बढ़ने लगा। अब दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के इस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782 के बीच में होता है और
विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासन, इनका भी काल जो होता है 1782 से 1799, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर जो राज्य था वह बन जाता है, रियासत बन जाती है। और देखा जाता है कि 1785 में जब टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया जाता है। तभी जाकर के जो फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठता होती है वह टूट जाती है और आधुनिकीकरण के रूप में वहाँ पास जाकर के युद्ध शुरू हो जाते हैं। अब जैसे देखते हैं कि जो मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग होती है, उसमें 1767 से 1759 के बीच में, 69 के बीच में, 1780 से 1784 के बीच में, 1790 से 1792 के बीच में और 1799 में श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिलती है और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सहायक संधि है वह मैसूर पर ही थोप दी जाती है। और आगे जो मराठों से लड़ाई होती है तो 18वीं शताब्दी के आखिरी में मराठों ने ताकत बहुत ही ज़्यादा बेकाबू थी और उनको जो देखा जाता है 1766 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का जो सपना था वह चूर चूर हो जाता है। और देखा जाता है कि जो महाराज सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ होते हैं। उनके माध्यम से देखते हैं कि जब 1782 में पहला युद्ध होता है सालबाई संधि के साथ, उसको खत्म कर दिया जाता है मराठों के साथ में। और देखा जाता है दूसरा अंग्रेज जब मराठा युद्ध होता है, दूसरा अंग्रेजी मराठा युद्ध होता है 1803-1805 तक। इसमें कई मोर्चों पर लड़ा जाता है। इसमें नतीजा यह होता है कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई अन्य भूभाग को अंग्रेजों के कब्जे में दे दिया जाता है। 1817 से 1819 के बीच तीसरे मराठा युद्ध में मराठों की ताकत बहुत तरीके से कुचल दिया जाता है और पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर में पेंशन के लिए दे करके भेज दिया जाता है। और देखा जाता है जो सर्वोच्चता का दावा होता है वह ठोक दिया जाता है किनके माध्यम से, इन कंपनियों के माध्यम से। अब उपरोक्त जो हम लोग देखते हैं पूरी कहानी को, इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कैसे ये लोग सर्वोच्चता का दावा ठोकते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी और कंपनी का दावा थी कि उसकी सर्वोच्च सत्ता इसलिए भारतीय राज्यों पर शासन करने के लिए अत्यधिक अच्छे तरीके से, क्योंकि वही हमारे देश के शासन तंत्र को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। हम लोग जैसे देखते हैं कि उसके बाद 1830 के दशक में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बहुत तरीके से बढ़ता चला जाता है और 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ साथ एक लंबी लड़ाई युद्ध के बाद भारत देश में प्रत्यक्ष रूप से जो कंपनी का शासन होता है स्थापित कर लिया जाता है अप्रत्यक्ष तरीके से। अब देखा जाता है जैसे कि जब हमारे देश में विलय की नीति आगे बढ़ती है तो 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इस नीति का बहुत ही ज़्यादा नाम हो जाता है। कौन सी? विलय नीति, राज्य हड़प नीति। अब जैसे देखा जाता है इस सिद्धांत के तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसका रियासत को हड़प लिया जाता है, यानी कंपनी के भूभाग पर जो हिस्सा होगा वह कौन बनाएगा? यही सरकार या जो कंपनियां है वही अपना बनाएंगी। इसके आधार पर देखा जाए तो सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई और आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया उसे देख करके लोगों ने गुस्सा फड़क उठा और वह अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। ये देखा जाता है कंपनी के प्रति। अब जैसे देखते हैं जो हम लोग की जो नए शासन की स्थापना होती है हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773-1785 उन सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय है और वारेन हेस्टिंग प्रशासनिक सुधार के लिए भी जाना जाता है। हमारे यहाँ जो बंगाल, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी होती है उस समय शासन जो होता था उसके पास शासन गवर्नर के पास ही इसका जो शासन होता था वह हुआ करता था। 1772 के बाद जो नई व्यवस्था स्थापित होती है, फौजदारी व्यवस्था हो जाती है, अदालत, दीवानी अदालत और इन सभी प्रकार की जो व्यवस्था स्थापित हो जाती है। काजी मुफ्ती के ही अंतर्गत जो फौजदारी मामले होते थे वह शुरू हो जाते थे। हम लोग आगे जैसे बढ़े और देखा जाए कि जो कंपनी की फ़ौज होती थी, कंपनी की फ़ौज को देखा जाए तो वह घुड़सवार होते थे, जो घोड़े पर चलने वाले सैनिक हो जाते थे देखा जाता था और मस्कट तोपेदार बंदूक चलाने वाले मैच लॉक से लैस सैनिक हो जाते थे
और देखा जाता है तो तोपों को चलाने वाले जो सैनिक होते थे, इस प्रकार के सिपाही वहाँ पास इनके रूप में आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो इस प्लाट का निष्कर्ष निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी जो बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन जाती है और 19वीं सदी की शुरुआत में अपनी नई तरीके से कंपनी की प्रक्रिया तेज कर देती है। और देखा जाता है कि 6 से 8 माह समय जब लगता है, देखा जाता है कि इतने में ही जो भारत देश होता है ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों के गुलाम हो जाता है और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन जो होता है स्थापित हो जाता है। और देखा जाता है कि जो हमारा अगला देखते हैं पाठ को, तब हम लोग समझ पाएंगे क्या आगे पाठ में कहा गया है। जैसे हमारा पाठ है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, तो कंपनी दीवान बन जाती है और 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर देती है। इस बात की पूरी संभावना होती है कि जो घटना मुट्ठी भर अंग्रेज होते हैं वह हिंदुस्तानियों पर मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। जैसे देखा जाता है जो कंपनी की जो शासन प्रशासन हो जाता है वो दीवान बन जाती है, तो हमारे देश पर शासन प्रशासन करने के लिए वह आगे जो अपने मन होता है वो बनाना शुरू कर देती है। जैसे देखते हैं कंपनी की जो आमदनी होती कहाँ से होती है, तो कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को व्यापारी ही मानती थी। अब कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन को वसूली के लिए कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। इसलिए देखा जाता है कि 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी और इसे दो के बदले जो सामान खरीदती थी उसे बंगाल में इकट्ठा करके और फिर निर्यात करती थी, जिससे उनको ज़्यादा मुनाफा हुआ करता था। अब जैसे हमारे देश में देखा जाता है कि जो खेती में सुधार होता है, इस किस लिए करते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में संकट थी तो बंगाल कंपनियां होती हैं वह हमारे देश में खेती में सुधार करना शुरू कर देती हैं। और 1773 में जब 1793 में हम लोग देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है, जिसमें बंदोबस्त की जो शर्तें होती है वह हिसाब से राजाओं की तालुकेदारी और जमींदारों के रूप में मान्यता दी जाती है। और यहाँ के जो जनता होती है उसमें जो इसके प्रति प्रोत्साहन होता है वो बढ़ने लगता है। इसलिए देखते हैं कि जो समस्या इससे उत्पन्न हो जाती है, मगर स्थायी बंदोबस्त में जो समस्या होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि कंपनी के जो अफसर होते हैं वह कभी भी अभी जो ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे होते हैं, असल में कंपनी के जो राजस्व होते हैं वो इनसे ज़्यादा ले लिया जाता था। और 19वीं सदी के पहले दशक तक जो हालात होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदलते चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो एक नई व्यवस्था का शुरुआत होता है, यहाँ की अधिकारियों का जो राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव किया जाता है उसके माध्यम से कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमों में जो होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज आता है, नई व्यवस्था तैयार करता है और 1882 में लागू कर देता है। कौन सी व्यवस्था को? देखा जाता है कि वह महाल अर्थात ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगा दिया जाता है, जिससे जो होता है महालवारी जो बंदोबस्त होता है इसकी व्यवस्था शुरू हो जाती है। अब देखते हैं जो मुनरो की व्यवस्था होती है। मुनरो व्यवस्था जो होती है कि ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र दक्षिण भारतीय जो इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास करती है, वहाँ रैयतवारी या का नाम दे दिया जाता है इस चीज़ को, जो व्यवस्था विकसित होती है। हम लोग देखते हैं जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों के द्वारा जो कब्जे किए गए कुछ इलाके थे उसकी व्यवस्था को आजमा कर भी देखता है और टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे दक्षिण भारत व्यवस्था में इस व्यवस्था को लागू कर दिया। हम लोग देखते हैं रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण भारत जो परंपरागत जमींदार होते थे वह रैयत या किसान, रैयत जो होता है, रैयत अर्थात किसान, किसान कहा जाता है, वह राजस्व कर नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए उन पर जो होता है इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको लागू कर दिया जाता है। अब आगे जैसे कि हमारे देश में सब कुछ तो ठीक नहीं रहता है लेकिन फिर भी यूरोप के लिए हम लोग क्या करते हैं, फसलें उगाना शुरू कर देते हैं। जैसे अंग्रेजों को महसूस होता है कि भारत देश बहुत ही उपजाऊ देश है और यहाँ पास हम लोगों को देखना चाहिए कि जो किसान है बहुत अच्छे तरीके से कृषि को करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि हमारे देश में किसानों को मजबूर करते हैं, बंगाल में पटसन उगाने के लिए, असम में चाय उगाने के लिए, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल इत्यादि प्रकार की जो कृषि होती है हमारे देश में यूरोप के लिए उगाने के लिए उनको बाध्य कर दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जो नील की खेती होती है क्यों होती है और भारतीय नील की मांग क्यों हो जाती है। देखा जाता है कि नील का पौधा जो होता है उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है और देखा जाता है कि जो हमारा देश है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी खेती की जा सकती थी, इसीलिए जो नील की खेती है बंगाल के सामने आती है और बंगाल देश जो हमारा बंगाल प्रेसिडेंशियल होता है उसमें वहाँ पास बंगाल की खेती करना ज़्यादा तक शुरू कर दिया जाता है। और उसी प्रकार जो हमारा पूर्वी भारत होता है, पूर्वी भारत में ही ज़्यादा तक जो
नील की खेती को शुरुआत करना शुरू कर दिया जाता है। हम लोग जैसे देखते हैं कि जो ब्रिटेन होती है वहाँ पास इसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण से भारत देश में बिना चाहते हुए भी किसानों को इसकी उगाना पड़ता है और नहीं उगाने पर अत्यधिक कर से उनके ऊपर करारोपण कर दिया जाता था। जैसे देखा जाए भारत में ब्रिटिश की जो बढ़ती दिलचस्पी थी क्यों हो जाती है, क्योंकि यूरोप में नील की मांग बढ़ती चली जाती है और इसको देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती को बढ़ाने के लिए बहुत तरीके के रास्ते ढूंढने लगता है। और देखा जाता है कि 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% होता था, लेकिन 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा कितना प्रतिशत हो जाता है, 95% हो जाता है। अर्थात देखा जाता है कि केवल 22 से 25 वर्षों के बीच में ही 30% से 95% अर्थात 65% का जो बढ़ोतरी होती है वो भारत की नील की खेती जो होती है उसकी वृद्धि हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि जो रैयतों की ज़मीन पर कृषि की जाती है, किसानों के खेत पर नील की, तो जो दो मुख्य तरीके से, जैसे निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे और रैयती में वह होता था जिसमें किसानों की ज़मीनों पर किया जाता था। इसमें जैसे देखा जाता था एक अनुबंध किया जाता था, सट्टा लगाया जाता था कि जो ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से नील को उगाएगा उसको ब्याज दर उस पर अच्छे कम लगाया जाएगा और जो नहीं करेगा उस पर जो जुर्माना है या ब्याज है उसके खेतों पर ज़्यादा लगा दिया जाएगा। इस प्रकार देखा जाता है कि जनता अपने आप को ब्याज से या कर से मुक्त करने के लिए या कम हो उसके प्रति, तो इसीलिए वह क्या करती है, नील की खेती करना ज़्यादा तक शुरू कर देती है। हम लोग देखते हैं कि जो नील विद्रोह होता है हमारे देश में किस प्रकार से उसका जो प्रचलन हमारे देश में होता है कि मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर देते हैं। जैसे कि विद्रोह तेजी से फैलता है और बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर देते हैं। वे तलवार, भाले, तीर, कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला कर देते हैं, अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ते हैं। हम देखते हैं कि जो गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की जाती है। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों की जो लाठियां हैं उससे डरेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ज़बरदस्ती दिया जाता था कर्जा, जिसके माध्यम से वह क्या करते थे, नील की खेती किया जाए, ज़बरदस्ती दिया जाता था और नहीं लेते थे तो उनके खेतों पर क्या कर दिया जाता था, ब्याज लगा दिया जाता था, करारोपण कर दिया जाता था। नील के किसान जो चुप नहीं बैठना चाहते थे और 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत कर देने से ही उनका जो आगे आने वाली भविष्य है वह सुधर सकती है। इसीलिए नील विद्रोह शुरू हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो नील संघर्ष होता है उसमें एक संघर्ष के बाद उत्साह बढ़ता है और सामूहिकता का भाव विकसित हो जाता है और लोग अपने भावनाओं को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए आगे आ जाते हैं। जैसे हम सभी लोग इससे संबंधित नील विद्रोह संबंधित एक जो गीत होता है उस समय प्रचलित होता है। मौला हाथी के बगान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। मौला हाथी के बगान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं, इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं। वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे, अब वे बिना लाठियों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। अब वे बिना लाठियों के मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के जो बहुत सारे गीत होते हैं इस समय प्रचलित हो जाते हैं और देखा जाता है कि जो रैयतों का अनुबंध होता है वह तोड़ दिया जाता है रैयतों द्वारा और नील की खेती करने से मना कर दिया जाता है। जैसे कि विद्रोह फैलता है, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील के लिए चल पड़ते हैं और जो भारत देश की दुर्दशा हो जाती है बागान मालिकों के द्वारा ज़बरदस्ती अत्याचार नील व्यवस्था के बारे में, इसके विषय में समाचार पत्रों में लिखा जाने लगता है और जो उस समय के बड़े बड़े वकील होते हैं उनके माध्यम से भी आंदोलन शुरू करने के लिए जो बात कर दी जाती है नील बागानों के खिलाफ। अब देखा जाता है कि 1917 में देखते हैं जो महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में चंपारण में क्या होता है, एक जो बागान मालिक होते हैं उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाता है। हम लोग जैसे देखते हैं कि भीख मांग लूंगा परंतु नील की खेती नहीं उगाऊंगा, इसके विषय में भी देखा जाता है। अब हमसे लोग अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं।
इस पार्ट को देखा जाए तो 1895 में बिरसा मुंडा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा जाता था। लेकिन देख, जो उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकता है, अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना कर सकता है। इस प्रकार के जो लोगों के जो आदिवासी दीकू होते हैं उनके पता क्या होता है, उनको जानकारी होती है। बिरसा मुंडा का जन्म जैसे देखा जाए तो एक मुंडा परिवार में ही हुआ होता। मुंडा एक जनजाति समूह के छोटा नागपुर में रहता था। बिरसा के समर्थकों के इलाके के आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि बिरसा की समस्याओं को हल करना चाहता था लोगों की, और दीकू को जो लोग होते हैं, बाहरी लोगों से इनका किस प्रकार से संबंध होता है और ये लोग कैसे गुलाम बना लिए जाते हैं, अंग्रेज राज में आदिवासियों के साथ क्या होता है, इन सभी समस्याओं को जो होता है वह कौन है, जो बिरसा मुंडा जी होते हैं वो क्या करते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। हम लोग और देखते हैं जैसे कि जो जनजाति समूह के लोग होते हैं उनका किस प्रकार का जो कृषि होती है देखा जाता है कि झूम खेती करते थे। ये लोग किस प्रकार की झूम खेती करते थे। अब उनके पास झूम खेती करने के लिए जो घुमंतू खेती इसको कहा जाता है, अधिकांश लोग जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर रहते थे। जमीन धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट दिया जाता था और उगी हुई घास को जला करके वहीं पास खेती किया करते थे। अब देखा जाता है कि ये कई अपनी फसल को काट लेने के बाद कई सालों तक उसे पड़ती छोड़ देते, जिससे इस पर फिर से क्या होता था कि कृषि योग्य यह भूमि फिर से तैयार हो जाती थी। अब जैसे देखा जाए कुछ शिकारी होते थे, कुछ संग्राहक होते थे, इस प्रकार से कि बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करते थे और उनके उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। जंगलों से जिंदगी अपना जितनी भी जरूरत होती है वही पूर्ति किया करते थे। हम लोग देखते हैं कि ये जो लोग जो अपना संग्राहक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि संग्राहक वह जो अपने जितने भी तरीके की जो उत्पाद होते हैं उनका संग्रह करने लगते थे। जैसे आमदनी का सहारा लेने के लिए ये जो जानवरों के जानवर से मिले उत्पाद होते थे उनका क्या करते थे, बेच करके खरीद फरोख्त करके जो अपनी आमदनी है और जो संग्रह है उसको करना ज़्यादा तक शुरू कर देते थे। हम लोग देखते हैं कि ये लोग कुछ जानवर भी पालते थे। जैसे आदिवासी लोग जिंदगी चलाने के लिए क्योंकि वो चरवाहे होते थे और मौसम के हिसाब से मवेशियों का, भेड़ों, रेवण लेकर आदि को वो लोग पालते थे। अब देखते हैं कि जैसे वन गुज्जर और लाबड़ारिया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग, गडरिये लोग क्या होते थे, ये लोग भी अपने वहाँ के जो जानवर होते थे उसको भी पालते थे। देखा जाता था कि जो हमारे देश में खेती होती है उस समय जनजाति लोग भी शुरू कर देते हैं, अपने कबीले की एक टिक कर खेती के रूप में करने लगते थे। बार बार जगह बदलने की बजाय एक साल दर साल ये एक ही जगह खेती करने लगते हैं और हलों का इस्तेमाल करने लगते हैं। धीरे धीरे जमीन पर अधिकार भी इनको मिलने लगता था। अब जैसे देखा जाता है ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह पर ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। इसीलिए जंगलों में रहने वाले लोगों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि ये उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। हम लोग देखते हैं जैसे औपनिवेशिक शासन जो हमारे देश में होता है और आदिवासी जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो हमारे देश में आदिवासियों का मुखिया होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, इलाके पर नियंत्रण होता था। जगह जगह पर अपनी जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो अधिकार उठाना होता था इन्हीं की शक्तियों के माध्यम से ही किया जाता था। घुमंतू काश्तकारों का क्या होता है इस समय देखा जाता है तो कि वो लोग जब भटकते भटकते इधर उधर ठहरते नहीं थे और आदिवासियों के साथ में वह रहते अपने एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे और खेती किया करते थे। एक जगह स्थायी निवास नहीं बनाते थे। देखा जाता था कि इनके माध्यम से जो नियमित स्रोत होते थे वह केवल जंगली जो खाद्य पदार्थ होते थे या तो जो शिकार के माध्यम से इनको मिलता था, उन्हीं के माध्यम से ये क्या करते थे, अपनी आजीविका चलाया करते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की लेकिन वह कामयाब नहीं होते। देखा जाता है कि जो ये घुमंतू लोग होते हैं आदिवासी, इनके बसाने में अंग्रेजों को बहुत ही ज़्यादा योगदान तो होता है, लेकिन क्या होता है कि वह इनको बसाने के लिए इनका भी एक बहुत बड़ा मोटिव होता है, क्योंकि इनके माध्यम से ही हमारे देश पर जो होता है कब्जा किया जा सकता था, या इनके माध्यम से ही जो ये लोग थे अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इनका एक दूसरे के प्रति कार्य किया जा सकता था, एक दूसरे के प्रति इनको लाया जा सकता था। हम लोग जैसे देखते हैं कि वन कानून और उनके प्रभाव जो होते थे, देखा जाता है आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव आदिवासियों के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अंग्रेजों ने जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए उनको अपना वहाँ पास कई जगहों पर बसाने की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि वो लोग जंगल में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, उन पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाएगा। देखा जाता है कि जो वन कानून बनाए जाते थे, वन कानून इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते थे। क्यों ज़रूरी होते थे? क्योंकि जंगलों में रहने के लिए ही जो आदिवासी लोग होते थे, कुल्लू लोग होते थे, संग्राहक लोग होते थे, घुमंतू लोग होते थे, उनका घर निवास स्थल ही
वही होता था। इसीलिए इनके लिए जो जंगली कानून या वन कानून आते हैं उसका प्रभाव बहुत ज़रूरी हो जाता था। हम लोग देखते हैं कि इस पर जो औपनिवेशिक सत्ता होती है वह एक कानून लाती है जिसके माध्यम से इन पर जो प्रभाव होता है वह स्थापित हो जाता है। और इसलिए होता है क्योंकि जो इनके औपनिवेशिक सत्ता हमारे देश में आती है वह लकड़ियों और जो वन संपदा है उस पर अपना अधिकार करके भारत देश से इस संपदा को यूरोप या अपने देशों में औपनिवेशिक सत्ता के लिए प्रयोग किया जा सके और अपने देश में ले जा करके भारत देश से जो संपदा है उसको कम किया जा सके। और देखा जाता था कि जो कानून आ जाता है तो इस पर प्रभाव ब्रिटिश का हो जाता है। तो यहाँ पास की जो रहने वाली जनजातियाँ होती हैं और यहाँ रहने वाले जो आदिवासी होते हैं उन लोगों का जो काम होता है वह बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जब जंगल रहेंगे ही नहीं और उस पर जो उनका नियंत्रण रहेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, उनको इधर उधर भटकना पड़ेगा काम के लिए, अपनी आजीविका को प्राप्त करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो होता है बिरसा मुंडा हमारे देश में जो एक बहुत ही बड़े आदिवासी समुदाय के नेता बनकर उभरते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में जो समस्या है उनके उठा करके आगे बढ़ाया जाए और उनको कार्य दिलाया जाए और उनकी जो समानता है और देश के प्रति जो उनका सामंजस्य है उसको बैठा करके आगे बढ़ने के लिए काम किया जा सके। जैसे देखा जाता है कि इनका जन्म 1870 के दशक मध्य प्रदेश में होता है और ये बकरियां चराते थे या तो फिर इनका जो मुख्यतः कार्य होता था कि ये जंगलों में ही निवास कर करके वहीं पास अपना कार्य किया करते थे। लड़कपन से ही अर्थात बचपन से ही ये बहुत ही ज़्यादा विद्रोही कहानियाँ सुना करते थे। इसीलिए भारत देश में जो विद्रोह हुए उन सभी के विषय में इनको जानकारियाँ होती हैं। और बिरसा मुंडा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब हमारे देश में क्या होता है कि भारत जो औपनिवेशिक सत्ता होती है वह स्थापित नहीं हुई रहती होती है। तो उसको लगता है कि हमारे देश में जो ये दूसरे लोग आए हुए हैं क्यों हमारे देश को लूट कर रहे हैं या हमारे जो वन संपदा है उस पर अधिकार कर रहे हैं, उस पर नियम कानून बना रहे हैं। देखा जाता है 1895 में जब बिरसा ने अपने अनुयायियों के आह्वान किया कि वो अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें और अतीत को ऐसे स्वर्णयुग को सतयुग की चर्चा करते थे उसको प्राप्त करने के लिए फिर से आगे बढ़ा जाए। तो अंग्रेजों को बिरसा मुंडा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है और आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में राज स्थापित करना चाहते थे। और देखा जाता था कि जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी जाती है। 1857 में जब वह लौटते हैं तो उनके समर्थन में जुटे हुए गांव के घूमने वाले जो लोग होते हैं या गांव के लोग घूम घूम करके इनके लिए जो है समर्थन जुटाते हैं और कहते हैं कि द्वीपों और यूरोपियों को तबाह कर दिया जाए। अर्थात बिरसा ने अनुयायी द्वीप और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगते हैं और उन जो बिरसा मुंडा का राज प्रतीक होता है उसको आगे बढ़ाने लगते हैं। अब देखा जाए 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो जाती है। आंदोलन ठंडा पड़ने लगता है इसके बाद और देखा जाता है इसके बाद फिर और औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है जिस द्वीपू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इनके बार फिर जता दिया जाता है कि अन्याय का विरोध करने पर औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध उनसे गुस्से का अभिव्यक्त करना पड़ेगा और इनके संघर्ष के साथ साथ इनको बहुत बड़ा अंजाम चुकाना पड़ेगा। हम लोग जैसे अपने अगले पाठ की तरफ पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारा पाठ है जब जनता बगावत करती है 1857 के बाद के विषय में तो नीतियाँ क्या होती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि नीतियाँ बनना शुरू ही हो चुकी हैं। जनता पर उनके प्रभावों को विषम जात जैसे राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब के लिए अलग अलग तरीके की नीतियाँ बनने लगती हैं। और देखा जाता है कि नीतियाँ अगर कार्रवाई जो होती हैं जनता के हित में नहीं होती है तो उस पर क्या होता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचता है। हम लोग देखते हैं कि नवाबी की जो छिनती जो होती है जब नवाबों की सत्ता छीनने लगती है तो जब उनकी नवाबी खत्म होने लगती है तो वो रेजिमेंट तैयार करने लगते थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटने लगती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा राजस्व वसूली के लिए एक एक करके जो राजस्व होते हैं वह स्थापित करना। जैसे हम लोग देखते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी कि चाहती थी कि कंपनी अपने पति की मृत्यु के बाद गोद लिए हुए बेटे को ही क्या करे, वहाँ का राजा मान ले। लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी के से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वह मृत्यु के बाद उससे मिलने लगे। अब देखा जाता था कि अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी
जो होता है, ऐसा ऐलान कर देता है कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा सकता था और सारी सत्ता जो है ब्रिटिश प्रभुत्व पर हो जाती थी। हम लोग देखते हैं किसान और सिपाही जो होते थे, गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और वसूली के सख्त तरीके से परेशान हो जाते थे और बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज भी नहीं लौटा पाते थे। इसलिए जो उनकी आने वाली पीढ़ियाँ होती थी उन पर भी जो कर्ज का बोझ है वो लगा रहता था। हम लोग देखते हैं जो सुधारों का प्रतिक्रिया होता है कि इसमें जन विद्रोह और लोगों के प्रति जो होता है, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है, सती प्रथा को रोकना, विधवा विवाह को जो बढ़ावा देना है, इन सब चीज़ों पर भी वो कार्य करना शुरू कर देते हैं और जमकर प्रोत्साहन करते हैं, अंग्रेजी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसी समय जब 1835 में लॉर्ड मैकाले आता है और वह अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो जो मैग्ना कार्टा एक कहा दिया जाता है इसी चीज़ को। अब एक नया कानून बना दिया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो जाता है और कानून में प्रावधान किया जाता था कि भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसके पुरखों की संपत्ति जो होता है उसका अधिकार पहले जैसे ही बना रहेगा, नहीं तो उसकी संपत्ति को दूसरे जब उसका वंश बढ़ेगा तो उसको हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। जनता की जो नज़र होती है, देखा जाता है कि उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में जो सोचते थे उसके विषय में देखा जाता था कि जो सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह बन जाता है। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कई अनोखी बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि जब जो सरकार होती है वो बहुत ज़्यादा अपने शासन तंत्र के माध्यम से लोगों को प्रशासन होता है उस पर ज़्यादा तरीके से उसको परेशान करना शुरू कर देती है। तो देखा जाता है कि 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर भारी भरकम से जो जूझना पड़ता है 1857 में शुरू हुई बगावत के बाद, हम लोग जिसे देखते हैं कि जो सैनिक विद्रोह होता है वो जन विद्रोह में बदल जाता है और मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 के युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया जाता है और चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों से फौजी अभ्यास करने से अस्वीकृति दे देते हैं, इनकार कर देते हैं। तो सिपाहियों को पता चलता है कि कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी को लेप चढ़ाया गया है और 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसी के बाद उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी जाती है और यह 9 मार्च 1857 की बात होती है। देखा जाता है मेरठ में तैनात दूसरे से भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रहती है और 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल में धावा बोल दिया जाता है और फिरंगियों से युद्ध के लिए ऐलान कर दिया जाता है। देखा जाता है कि मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में दिल्ली पहुंच जाती है और खबर फैली कि दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी है। अब अंग्रेज अफसर को मार दिया जाता है, कई जगह उन पर हथियार, गोला बारूद से कब्जे कर लिया जाता है और आग लगा दिया जाता है। अब देखा जाता है कि जो बगावत फैलने लगती है जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ जाते हैं और लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने के कुछ समय तो लगता ही था और लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक के बाद एक रेजिमेंट सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ निकल पड़ते हैं और वहाँ के जो स्थानीय नेता होते हैं, जमींदार, मुखिया, इनके पीछे इनका संगठन हो जाता है। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने के और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और देखा जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह के बेटे वजीद कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया जाता है लखनऊ का, गद्दी से हटा करके। अब देखा जाता है कि जो बिरकिस किद्र ने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लेता है और माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह सिपाहियों के साथ साथ मिल जाती है। नाना साहेब सेनापति तात्या टोपे के साथ मिल करके अंग्रेजों से भारी चुनौती लेते हैं। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई भी लोधी 4000 सैनिकों के साथ में फौज तैयार करती है और ब्रिटिश से शासन के प्रति जो नियंत्रण होता है उस पर लड़ाई झगड़ा जो युद्ध होता है शुरू कर देती है। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट जनरल टाइटल ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजता है और अंग्रेजों को भय से व्यक्त जो होता है उससे उनको अवगत कराता है और देखा जाता है कि जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। कंपनी का जो पलटवार होता है उसको देखते हैं कि जो इस उथल पुथल के बाद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और कंपनी को अपनी तरह से पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का काम करते हैं। सितंबर 1857 में दिल्ली ने दोबारा कब्जे कर लेती है और अंतिम मुगल बादशाह जफर पर मुकदमा चलाया जाता है और आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। हम लोग देखते हैं कि बहादुर शाह जफर और उनकी जो पत्नी होती हैं जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया जाता है। इसी जेल में 18 नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस लेते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। देखा जाता है दिल्ली पर अंग्रेजों का जब कब्जा हो जाता है तो विद्रोह खत्म हो चुका होता है। इसके बाद देखते हैं कि 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उनको मार दिया जाता है। दुर्भाग्य ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी होता है।
अब देखा जाता है कि तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानियों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते हैं और अपने देश को जो मिलीभगत सफलताओं को विद्रोहियों को स्थान मिलती है और विद्रोही ताकतों के जो टूटते होते हैं, हिम्मत टूटते जाते हैं, उससे उन लोगों को बल मिल जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो विद्रोह के बाद के साल होते हैं हमारे देश में, कि अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया संपूर्ण रूप से। 10 साल लग जाते हैं उनको नियंत्रण स्थापित करने में। अब देखा जाता है कि एक ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। सॉरी, जो 10 साल बोला हूँ 2 साल होता है। 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए जाते हैं और भारतीय मामलों को ज़्यादा तक बेहतर ढंग से संभाला जा सके, इसलिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। और इसी समय से देखा जाता है 1857 के बाद से ही जो भारत देश पर कब्जा हो जाता है वह किसका हो जाता है, अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला जाता है। अब ताज पर जो बैठा होता है उसके शासन तंत्र जो होता है उस वह चलाने लगता है। हम लोग देखते हैं कि जो इन जिसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया जाता है जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया जाता है। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाता है। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार के लिए शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले लेती है। अब देखते हैं कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया जाता है कि भविष्य में कभी भी ऐसे भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा और उनके वंशजों तक की दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी जाती है जो रियासत है। देखा जाता है सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया जाता है और भारत के से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से भी ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाते थे। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की जाती है और अंग्रेजों ने फैसला लिया कि भारत के लोगों को धर्म, सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने के लिए वह उनके अधिकारों के लिए नीतियाँ बनाएंगे। और देखा जाता है कि जो हमारा अगला पाठ है उसके विषय में देखते हैं तो कि बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, तो इनके माध्यम से देखते हैं कि जो भारतीय कपड़े बनाने वाले इस अध्याय में जैसे कपड़ा, लोहा, इस्पात 2 उद्योगों का विशेष अध्ययन करेंगे क्योंकि जो हमारा इस्पात उद्योग है और लोहा उद्योग है। ब्रिटिश अंतर्गत भारतीय कारीगर और उद्योगों की दशा क्या थी इसके विषय में जानेंगे। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। 1850 के दशक तक जब ब्रिटेन का लोहा, इस्पात और उद्योग पनपने लगता है तब दुनिया का कारखाना यही कहा जाता था। कौन? ब्रिटेन। अब देखा जाता है कि जो औद्योगिकरण भारत ब्रिटिश विजय और औपनिवेशिक जो उपनिवेशीकरण होता है उसमें गहरा संबंध होता है। हम लोग देखते हैं इसके विषय में कि जैसे जब हमारे भारतीय देश में भारतीय कपड़े जो होते हैं और विश्व बाजार होता है उसमें इसकी मांग अत्यधिक हो जाती है। अब देखा जाता है कि बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब देखा जाए क्योंकि भारत के जो कपड़े होते थे वो गुणवत्तापूर्ण बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया में मशहूर था और जैसे देखते हैं कि जो हमारा कैलिको कहने के जो कालीकट था उसको कैलिको कहा जाता था। बाद में हर तरह से सूती कपड़ों की कैलिको की कहा जाने लगा था। हम लोग जैसे देखते हैं कि जो हमारे देश के बाजार होते थे बहुत ही समृद्ध हुआ करते थे और यहाँ के जो जामदानी बुनाई होती थी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करती थी। हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ में श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जो बांधने और रंगबाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। हम लोग जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि इन शब्दों के देखा जाता है कि जो हमारे देश में बाजार होते हैं इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचलन होता है। यूरोपीय बाज़ारों में जो भारतीय कपड़े की मांग हो जाती है उसको देखा जाता है जैसे तो कि यूरोपीय कपड़ों में भारत देश की जो रेशम निर्यात होता है भारतीय कपड़ों के आयात पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और इंग्लैंड में जो नए नए कपड़ा कारखाने खुले होते हैं भारतीय कपड़ों के सामने लाचार पड़ने लगते हैं। अब देखा जाता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया जिसके परंपरागत 1764 में जब जॉन लॉक ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था इसके परंपरागत जो तकलियाँ उत्पादन काफ़ी बढ़ जाती है और 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया जिसने सूती कपड़ों की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जाने लगता था जिससे भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं शताब्दी तक आखिरी तक जो बना रहता है वह बना रहता है। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य कंपनियों ने व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाते हैं और चांदी के बदले सूती रेशमी कपड़े खरीदते थे। अब देखा जाता था कि जो स्पिनिंग जो मशीन होती है एक ऐसी मशीन है जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। हम लोग देखते हैं कि बुनकर लोग कौन होते थे तो
देखते हैं कि जो बुनकर हैं बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर प्रदेश के जुलाहे, मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैलकुल तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। हम लोग देखते हैं सूत काटना बड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था, जहाँ का काम अधिकांश महिलाओं के जिम्मे ही रहता था। हम लोग जैसे देखते हैं कि जो छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पी नगर नामक माहिम कारीगरों की जरूरत होती थी। अब लोग जैसे देखते हैं कि भारतीय कपड़े का पतन क्या होता है। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा का जो असर होता है वो कम पड़ जाता है और भारत में इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता चला जाता था। इसलिए भारी जो सीमा शुल्क हो जाता था थोप दिया जाता था। इंग्लैंड में बने कपड़े जो भारतीय कपड़े होते थे उससे क्या होता था कि परंपरागत जो बाजार से होते हैं उसको बाहर कर देते हैं, जिससे जो ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियां होती है भारतीय माल खरीदने को बंद कर देती हैं और जिसके कारण जो हमारे देश के जो सूती मिलों के कपड़ा होता है, जो भारतीय कपड़े होते हैं उसका पतन होना शुरू हो जाता है। हम लोग देखते हैं जैसे सूती मिलों का उदय जो होता है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में स्थापित होती है। कताई मिल यह होती है हमारे देश में। भारत ने इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक बंदरगाह बन चुका था और इसी समय देखा जाता था विशाल पट्टी से काफ़ी जो हमारा काली मिट्टी होती है वह बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। हमारे बम्बई और पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वहाँ पास जो रेशम का उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, इसीलिए वहाँ पास इन्हें आसानी से कच्चा माल मिल जाता है। हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान और वुड्स की जो तलवार होती है उसको स्टील की कि भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान की एक मशहूर किस्से से देखते हैं कि टीपू सुल्तान 1799 तक मैसूर पर शासन करते हैं और उनकी जो टीपू सुल्तान की एक साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काट कोयले के साथ मिलाकर के मिट्टी छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था और तापमान जटिल उतार चढ़ाव के नियंत्रित करके प्रगलन इस्पात की सिल्लियों तक तैयार कर लेते, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी मध्य एशिया में तलवार बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता था। असल में कन्नड़ शब्द है वुड्स, जो उक्कू तेलुगु शब्द में हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। देखते हैं कि जो हमारा भारतीय गाँवों की जो उजड़ी हुई भट्टियाँ होती थी कैसे कि वुड जो स्टील उत्पादन के लोहे के परिशोधन की परिष्कृत जरूरत होती थी, परंतु भारत में जो 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन समस्या गतिविधि हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है और भारत देश में जो इन भट्टियों का प्रयोग हो जाता है बहुत कम होने लगता है और इससे जो लौह उत्पादन हो जाता है बहुत कम होता था, इसीलिए हमारे देश की जो भट्टियाँ होती है वह उजड़ जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि जो लोहा इस्पात होता है भारत में कारखानों का उदय शुरू हो जाता है। 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराब जी टाटा छत्तीसगढ़ के में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते हुए घूमते रहते थे और भारत में एक आधुनिक लौह इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह भंडारों की तलाश कई महीने तक करते हैं। उसके बाद जमशेद टाटा जी बड़ा लौह इस्पात कारखाना लगाने के लिए एक संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करते हैं और घंटों तक अपने कार्य के लिए करके आगे पीछे चर्चा पर चर्चा सभी लोगों से करते थे। और देखा जाता है कि हमारे देश में जब टिस्को की स्थापना होती है तो हालात हमारे देश का बदलना शुरू हो जाता है। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया जाता है। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट हो जाती है और रेल की पटरियां के लिए भारतीय रेल टिस्को और आश्रित हो जाता है, भारतीय आश्रित हो जाते हैं इस पर। जब युद्ध ज़्यादा दिन तक खिंच जाता है तो गोलों के लिए खोल दिया जाता है, रेलगाड़ियों के पहियों बनाने के लिए भी काम दे दिया जाता है। 1919 तक स्थिति यह हो जाती है कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात को बढ़ाने के लिए कारखाना बन जाता है और औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हो जाता है। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों तक बहुत भारी मांग माननी पड़ जाती है। हम लोग जैसे देखते हैं अपने अगले पार्ट को,
हम लोग जैसे देखते हैं कि देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। वो लोग जानते थे कि हमारे देश में जो लोग हैं वो क्या है, बर्बर है। ये उनका मानना था कि हमारे देश के लोग जो है क्या है, सभ्य नहीं है। अर्थात उनको लगता था कि वो हमारे सोच के मुताबिक नहीं है, बस इसीलिए वो क्या करना चाहते थे, शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे, अपने प्राच्यवाद की परंपरा को, स्थिति को बढ़ाना चाहते थे। देखा जाता है कि 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आया और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया जाता है और वह कानून के माहिर और भाषाविद होते हैं। ऑक्सफोर्ड के ग्रीन लैटिन भाषा अध्ययन किया हुआ होता है, इनके माध्यम से हम लोग जानकारी मिलती है। पूरब की जघन्य जो गलतियां होती हैं उस पर देखा जाता है पूरब की, तो उसमें देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के दृष्टिकोण से प्राच्यवादी दृष्टिकोण को अपनाते थे और हमारे देखा जाता है कि भरा हुआ जो वैज्ञानिक है उनके मुताबिक पूरी साहित्य अंगभीर भी सतही था और प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और बनाया जा सकता है, उनके व्यवहारों को और धार्मिक साहित्य के बजाय को पढ़ाना जा काव्य को भी पढ़ाया जाना चाहिए। वैज्ञानिक तकनीकी सफलताएं बढ़ती हैं इससे। 1830 के दशक में प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने इस आलोचना में सबसे मुखर प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले ने हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत करते हैं और देखा जाता है कि जब हमारे देश में 1835 का जो मैग्ना कार्टा, इसे अपने हिसाब से वो मानते हैं और कहते हैं अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे हैं, अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी और हमारे देश के जो स्कूल थे उनको अंधकार की संज्ञा दे देते हैं। व्यवसाय के लिए जो शिक्षा होता है उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं ये लोग। देखा जाता है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो वुड डिस्पैच आता है उसके माध्यम से दस्तावेजों में यूरोपीय शिक्षा का व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया जाता है और देखा जाता है कि वुड के नीति पत्र में यह तर्क दिया जाता है कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन सकेंगे। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए और सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी मामलों पर सरकार का नियंत्रण हो सके। और 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह होते हैं तो उसी समय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी होती है और इसके लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए जाने लगते हैं। हम लोग जैसे देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो शिक्षा की कार्यसूची होती है उसमें जो विलियम एडम स्मिथ की रिपोर्ट आती है और जो ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा करते हैं, इसके माध्यम से हम लोगों को देखा जाता है कि जो स्थानीय पाठशालाएं होती हैं उसके विषय में लोगों की जानकारी प्राप्त होती है और शिक्षा का जो तरीका होता है वो काफ़ी लचीला होता है, इसकी विषय में जानकारी मिलती है। और देखा जाता है कि जो हमारी कार्यसूची है अंग्रेजों के प्रति, जो नए 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 नियम लागू कर दिए जाते हैं, नए दिनचर्या हो जाते हैं और इसके बाद देखा जाता है कि जो केवल अंग्रेजी अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में सोचते थे उसका बहुत ही ज़्यादा कुप्रभाव पड़ता है हमारे देश में। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया होता है और महात्मा गांधी का कहना भी था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता का श्रेष्ठतम मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट होने लगा। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा में विषय भरा है, जो यह शिक्षा है अब यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से आने वाले बाहर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे हैं। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान भी किया कि वे शिक्षण संस्थानों को छोड़ दे जो अंग्रेजी शिक्षा संस्थान है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने के लिए केंद्रित है, हम लोगों को मौखिक ज्ञान पर ज़्यादा देना चाहिए, हम लोगों को अपने जो नैतिक विकास है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और टैगोर का जो शांति निकेतन होता है उस पर देखा जाता है कि शांति निकेतन के बारे में हम लोग जानते हैं कि 1901 में शुरू किया जाता था, यह संस्था शुरू की जाती है और टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे और इसीलिए देखा जाता है कि वो बच्चों के लिए ही वह शांति निकेतन की स्थापना करते हैं। इनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 मीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लेते हैं और निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन इस प्रकृति के साथ जो विकसित करते हैं वही पास इनका जो शांति निकेतन खुलता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो
हमारे यहाँ की कार्यप्रणाली होती है, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके और राष्ट्रीय शिक्षा की स्वतंत्रता के बाद भी जो काम है वह जारी रहे। हम लोग जैसे अपने अगले पाठ की तरफ चलते हैं, तो हमारा अगला पाठ है महिलाएँ, जाति एवं सुधार। देखा जाता है कि जो महिलाएँ होती हैं, उनसे संबंधित जो कानून बनते हैं, उसके विषय में देखते हैं। बहुत सारी लड़कियों का जो विवाह होता है बहुत जल्दी हो जाता था। उनको पढ़ने के लिए कॉलेज विश्वविद्यालय में नहीं भेजा जाता था, नौकरियाँ नहीं करने दिया जाता था, कानूनन जो शादियाँ होती थी बालिग होने पर ही किया जा सके। इसी प्रकार से जो सुधार होते हैं, उन सभी चीज़ों के विषय में देखा जाए। जैसे परिवर्तन की दिशा में जो कानून उठता है कि 19वीं सदी की शुरुआत में ही हमारी जो सामाजिक रीति-रिवाज होते हैं, मूल्य मान्यता होती है, संबंधित बहस होते हैं और उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो राजा राम मोहन राय जी होते हैं, भारतीय समाज सुधारक, 1772 से 1833 के बीच में एक बहुत बड़े सुधारक के रूप में उठ कर के आते हैं और ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाते हैं। जिसके बाद देखा जाता है कि राजा राम मोहन राय जैसे सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना होता है। हम लोग देखते हैं कि जो पुराने व्यवहार को, जीवन को नया ढंग से चलाते हैं, उन्हीं को देखा जाता था और राजा राम मोहन राय ने देश में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार और महिलाओं के लिए जाता स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर पर आगे बढ़ते हैं। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की जाती है। देखा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने इनकी दिशा को देखकर काफ़ी दुखी होते थे और राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे और लोगों को पढ़ा करके आगे बढ़ाने का काम किया करते थे। ये रणनीति अपनाते थे कि समाज को सुधार करना है और जो हानिकारक जो प्रथा है उन सभी को चुनौती दे करके आगे जो वर्तमान रीति-रिवाज है प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है उनको आगे लाने, उनको सुधार के रूप में ला करके उनका भी जीवन जो है आगे बढ़ाया जा सके, इस प्रकार के कदम उठाए जाते थे। देखा जाता था कि जो उदाहरण के लिए जैसे प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर होते हैं, विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला देते हैं। अंग्रेजों ने सरकार ने भी उनका सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर देते हैं। अब देखा जाता है कि इसके बाद विद्यासागर का भी विरोध किया जाता है और उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जब हमारे देश में लड़कियाँ स्कूल जाने लगती हैं, तो बहुत सारे लोग उन पर कटाक्ष करने लगते हैं, कहते हैं कहाँ लड़कियाँ जाएँगी, पढ़ेंगी, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के रूप में कैसे वह अपने आप को स्थापित करेंगी और वह तो केवल घरेलू कामों के लिए ही हैं। इसलिए देखा जाता है कि उन पर बहुत सारे कटाक्ष शुरू हो जाते हैं और विरोध शुरू हो जाता है। महिलाओं के बारे में जब महिलाएँ लिखना शुरू करती हैं कुछ पढ़ लिख कर के, तभी जा कर के जो महिलाओं का विकास होता है वो आगे बढ़ता है। जैसे उस समय देखा जाता है कि बेगम रुकैया, सखावत हुसैन भी इस दौर की प्रभावशाली जो महिलाएँ होती हैं, वो कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के रूप में स्कूल में जाती हैं और पढ़ती रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचना करती हैं और जो प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं हैं औरतों को निचले दर्जे में रखा था, उनसे आने वाले जो आगे बढ़ने के लिए कार्य करने का बात करती हैं और स्त्री पुरुष तुलना के नाम से एक किताब भी ताराबाई शिंदे के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जाती है, जो किनके माध्यम से होता है? ताराबाई शिंदे के माध्यम से। अब हम लोग जैसे देखते हैं कि जो औरतों के प्रति कहा जाता था कि यह जाति समाज सुधार के रूप में कि गैर बराबरी जाती है। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना तो करते हैं, बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद करते हैं और प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थन करते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं आध्यात्मिक समानता पर जोर देते हैं ये और जो जाति उन्मूलन है उसके लिए काम करते हैं। 1840 में परमहंस मंडली का गठन करते हैं। सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों के बीच ऊंची जातियों के लोग जो होते थे गुप्त बैठकों में सुधार करते थे और देखा जाता था निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगते हैं ये लोग। और उसी समय देखा जाता है कि जो निम्न जातियाँ होती हैं उन लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम कर दिया जाता था। और जिस समाज में जो सुधार होता था कैसे करते थे कि जो समानता और न्याय की मांग होती है उस पर काम बल दे दिया जाता था और मानवता एक जाति है, एक धर्म, एक विश्वास है, इस कथन पर जोर दे दिया जाता था। और देखा जाता था गुलामगिरी जो होती थी निम्न जाति के लोगों पर, उसको आगे बढ़ाने उनको हटा करके आगे बढ़ाने का काम किया जाता था। जैसे ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से एक होते हैं इस चीज़ को बढ़ाने के लिए। और इस निम्न जाति के जो लोग हैं उन पर जो अन्याय होता है उनको दूर करने के लिए इनका बहुत ही बड़ा काम होता है। फुले ने दावा किया आर्यों के शासन से
पहले यहाँ स्वर्ण युग था और योद्धा किसान जमीन यही जोतते थे। मराठा देहात अन्य निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। हम लोग देखते हैं कि जो हमारे देश में मंदिरों को में कौन जाता सकता था, कौन नहीं जा सकता था, इसके विषय में भी थोड़ा सा चर्चा पर चर्चा होता था। अम्बेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की ज़िंदगी में जाति भेदभाव बहुत तरीके से हो रहा है। 1919 में भारत लौटने पर जब वो अमेरिका से लौटते हैं तो देखते हैं कि उच्च जातीय सत्ता संरचना काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग जैसे देखते हैं कि गैर ब्राह्मण आंदोलन, जैसे 20वीं सदी के आरंभ में जो लोग गैर ब्राह्मण होते हैं उनका आंदोलन प्रयास हो जाता है और पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ई.वी. रामास्वामी नायर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले पड़े थे। उनके प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्हें संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन करते हैं और हमारे देश में जो गैर ब्राह्मण आंदोलन होता है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा, ऐसी बात कहते हैं। और देखा जाता है कि पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक बन जाते हैं। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के भी कटु आलोचक हो जाते हैं। देखा जाता है कि ये दलितों के उद्धारक के रूप में आगे आते हैं और समाज को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हम लोग जैसे देखते हैं भारत में सुधारों के लिए जो संगठित हो जाता है उसमें ब्रह्म समाज आगे आ जाता है और ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में होती है। और इस देखा जाता है कि जो रामकृष्ण मिशन हो जाता है, इसमें विवेकानंद जी आ जाते हैं। प्रार्थना समाज हो जाता है 1867 में जब इसकी स्थापना हो जाती है। वेद समाज की स्थापना 1864 में हो जाती है। फिर अलीगढ़ आंदोलन हो जाता है 1875 में जब हो जाता है सर था और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हो जाती है अलीगढ़ में। सिंह सभा आंदोलन हो जाता है जो कि 1873 में शुरू होता है अमृतसर में। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जो समाज सुधार कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। अब हम लोग अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम सभी लोग देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन किस प्रकार से होता है हमारे देश में, और 1870 के दशक के से और 1947 के दशक के बीच में क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे देखा जाए राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है हम लोगों में देश में। देखा जाए जिसे देखते हैं कि हमारे देश में यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देता है और 1870 से 1885 के बीच में राजनीतिक संगठनों में यह चेतना बहुत गहरी होती चली जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि हमारे देश में पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे में रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन भारत में बन जाते हैं। अब पूना सार्वजनिक सभा जैसे देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि सार्वजनिक सभा का मतलब होता है सभा सब लोगों का, सबके लिए तैयार की गई सभा। अब देखते हैं जो लोग संप्रभु की बात करने लगते हैं 1870 के बाद से और ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष जो हो जाता है वो गहरा हो जाता है और अपनी जो आपत्तियां हैं वो अखबारों के माध्यम से छापने लगते हैं और प्रिंटिंग प्रेस की सारी संपत्ति को जब्त कर लेते हैं। और देखा जाता है 1883 में जब इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जाता है, इसको लेकर के काफ़ी हंगामा होता है। विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। लेकिन जो ब्रिटिशर्स होते हैं इस कानून को लेकर के क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा कर देते हैं। जैसे देखा जाता है कि हमारे देश में प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है और 1885 में देश भर के 75 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर फैसला लिया कि संगठन के प्रारंभिक नेता जो होते हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी, रोमेश्वर चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यन अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही लोग उपस्थित होते हैं। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक होते हैं, वो लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। और देखा जाता है कि जो प्रचारक होते हैं एक ऐसे व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करते थे, इन्हीं को देखा जाता था। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा उभरता हुआ एक नया राष्ट्र होता है उसके विषय में कि अक्सर कहा जाता है कि अपने 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीके से लिहाज में मध्यम वर्गीय पार्टी बन जाती है और भारत देश के उभरते हुए जो पार्टी होती है उसके रूप में जानी जाती है। अब देखा जाता है कि उसको जो निम्नतर लोग होते हैं उसमें जुड़ने लगते हैं और मध्यम वर्गीय पार्टी के रूप में यह बन जाती है, जिससे हम लोग देखते हैं कि शासन व्यवस्था के भारतीयकरण में की मांग, नस्लवाद के खिलाफ जो चले आंदोलन होते हैं इसमें सभी लोग एकत्रित होकर के इसमें आगे जो गोरे अफसरों का ही कब्जा है उसके विरुद्ध करके क्या किया जाता है, एक
कानूनों को निरस्त करने के विषय में बात किया जाता है, जिसे आर्म्स एक्ट जो आ जाता है, व्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है। देखा जाता है कि जो हमारे देश में स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस प्रकार के जो क्या बोल दिया जाता है, नारे लगने लगते हैं। तो यह नारा हमारे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही दिया जाता है। हमारे राजनीतिक तौर तरीकों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने लगा। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तन उद्देश्य करने लगते हैं और निवेदन की राजनीति के लिए नरम पत्थियों की आलोचना करने लगते हैं। और देखा जाता है कि जो गरम दल और नरम दल, इस प्रकार से हमारी जो कांग्रेस होती है वह बढ़ जाती है। 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर देते हैं और बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग इसी समय के जो हिस्सा होते थे। देखा जाता है कि प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या होता है कि सुविधा मिलने वाली थी, लेकिन बंगाल के विभाजन से पूरे देश भर में गुस्से की लहर फैल जाती है। मध्यम वर्गीय अमूलचूल परिवर्तन कांग्रेस के सभी धर्मों का विरोध करती है और धड़ों से विरोध करती है, धड़ल्ले से विरोध करती है। विशाल जनसभाओं के आयोजन के बाद जुलूस निकाले जाते हैं और प्रतिरोध ज्यादा तक किया जाता है। हम लोग देखते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूस में शामिल हो जाते हैं और जो क्रांतिकारी हिस्सा का समर्थन करने लगते हैं। और 1906 में मुसलमान जमींदार नवाबों के रूप में जो ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है और लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन कर देती है। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र स्थापित हो। 1909 में सरकार ने मांग मान ली और अब परिषदों के आधार पर सीटों की मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी जाती है। 1907 में कांग्रेस टूट जाती है और मध्यम वर्गीय बड़ी बहिष्कार के कारण इसमें नरम दल और गरम दल के रूप में यहाँ हो जाती है। अब देखा जाता है कि 1911 में जो बंगाल विभाजन होता है उसे फिर से वापस ले लिया जाता है। जन राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है हमारे देश में। इसके बाद 1919 के बाद अंग्रेजों ने के खिलाफ चल रही जो संघर्ष होती है धीरे धीरे एक जन आंदोलन के रूप में हो जाती है। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में इसमें योगदान देने लगते हैं और पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल देती है, जिससे हमारे देश का जो व्यय, रक्षा व्यय में भारी इजाफा हो जाता है और खर्चे निकालने के लिए सरकार ने निजी आय व्यय मिला करके जो अपना मुनाफा उसको बढ़ा लेती है। और देखा जाता है कि जो हमारे देश में 1917 में रूस में क्रांति हुई है, उसकी घटना के चलते किसानों और मजदूरों के बीच जो संघर्ष का समाचार होता है, समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगता है और भारतीय राष्ट्रवाद की से प्रेरणा मिलती है। हम देखते हैं महात्मा गांधी का आत्मग्रहण हो जाता है। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक राजनेता के रूप में सामने आते हैं और गांधी जी 46 वर्ष की उम्र 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और वहां पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे होते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों ने मिलने जुलने का मौका मिल चुका होता है। महात्मा गांधी पहले साल भारत का दौरा करते हैं और देखते हैं कि उसके बाद वह अपने आंदोलनों की शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद प्रयास करते हैं, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में भाग लेते हैं और आंदोलन के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय होता है। 1918 में अहमदाबाद में उन्हें मिल मजदूरों की हड़ताल पर सफलतापूर्वक नेतृत्व करते हैं। उसके बाद 1919 में से 1922 के बीच में जो होते हैं आंदोलन, रॉयलेट एक्ट 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान करते हैं और देखा जाता है कि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस कानून के रूप में अपमान या आचना दिवस के रूप में मनाया जाने लगता है। हड़तालें की जाने लगती हैं। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया जाता है। रॉयलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि इस पर मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। 1919 में पूरे देश में जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालें निकाली गई। 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायल द्वारा बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा हो जाता है। जन नरसंहार जो होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा को जताते हुए नाइटहुड की उपाधि को त्याग देते हैं। रॉयलेट सत्याग्रह के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो गहरी एकता होता है उसको दिखाता है और महात्मा गांधी ने भी इसके विषय में बहुत ज्यादा जो न्यायपूर्ण उद्देश्य उसके लिए समर्थन करते हैं। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा के विरुद्ध जो सख्त जो संधि तोप दी जाती है, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे देश के पुरोधा होते हैं उस पर गुस्सा उठ पड़ता है और मुसलमान जो ऑटोमन साम्राज्य होता है स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहता है। जो खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस का आग्रह किया कि पंजाब में अत्याचारों, जलियांवाला बाग और खिलाफ हम लोगों को अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाना चाहिए। 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन की गति मिलती है और हजारों विद्यार्थियों लोग और मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी गोपाल चरी और आसफ अली जैसे
बहुत सारे वकीलों ने भी वकालत छोड़ देते हैं। इसी के बाद देखा जाता है उपाधियों को वापस लौटा दिया जाता है, विधानमंडलों का बहिष्कार कर दिया जाता है। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों के होली जलाते हैं। 1920 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात में भारी गिरावट आ जाती है और देखा जाता है कि हमारे देश में जो विद्रोह है काफ़ी ज़्यादा जगह पर बढ़ जाता है। लोगों की पहलकदमी, अब जैसे देखते हैं कि कई जगहों पर लोगों ने भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए जो घेरेबंदी करते हैं, शराब की दुकानें जो होती हैं उसको हटा दिया जाता है जैसे कि, और जो हमारे देश में उसके बाद फिर जनता के द्वारा जो हमारे जनता के महात्मा के रूप में बन जाते हैं गांधी जी, मसीहा के रूप में आ जाते हैं और गरीबों को छुटकारा दिलाने के लिए मुसीबतों से इनको आगे आने के लिए इनको लोगों के द्वारा महात्मा की उपाधि दे दी जाती है और जो उनको महात्मा के रूप में जानकारी या लोग उनको महात्मा मानने लग जाते हैं। 1922 से 1929 की घटनाएं देखा जाए तो 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर देती है तो अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। इसमें किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे जुलूस कर रहे लोगों पर गोली चला दिया जाता है। अब हम लोग जैसे देखते हैं कि 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो हम लोग देखते हैं कि जनाधार काफी उपयोगी हो जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन आरएसएस ये सभी साथ देने लग जाते हैं। भगत सिंह सक्रिय हो जाते हैं। इस दशक के आखिर तक हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर देती है। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना शुरू हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। दांडी मार्च के विषय में थोड़ा देख लें कि दांडी मार्च क्या पूर्ण स्वराज अपने आने वाला नहीं, इसलिए लोगों की लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकलने जा रहे हैं और देखा जाता है कि उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर तक दांडी मार्च करते हैं पैदल यात्रा चल करके। इसी के बाद देखा जाता है कि जो हमारे देश में नमक कानून के विरुद्ध एक उल्लंघन होता है और उबाल जो वहां पास जा करके पानी उबाल करके भी नमक बनाने से आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। इसके बाद देखा जाता है शांतिपूर्ण प्रतिक्रियाओं के जो खिलाफ निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जाता है। इस पर भी बात की जाती है। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान लाया जाता है। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 प्रांतीय विधायिका की चुनाव कराए जाएंगे और प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन से 22 सितंबर 1947 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस ने नेता ब्रिटिश युद्ध में प्रयासों में मदद को लिए तैयार हो जाती है। इसके बदले में वो चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने इस बात के लिए मान लेते हैं। अब देखा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन उसके बाद शुरू हो जाता है 1942 में। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नया चरण शुरू कर देते हैं। अंग्रेजों को चेतावनी दी जाती है कि वो भारत देश को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ जो भी हिंसक रूप से संघर्ष करना है वह किया जाएगा। अब देखा जाता है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। लगभग 1,000 पुलिस को गोली मारे गए और बहुत इलाके पर हवाई जहाजों से भी भीड़ गोलियां बरसाने का कार्य किया गया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर देखा जाए हमारा देश बढ़ता है जब, तो 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर पूर्वी प्रदेश को स्वतंत्र राज्यों की मांग के लिए प्रस्ताव पारित करता है। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग की। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे देश का 1947 के बाद का जो हमारा देश होता है उसमें 1945 में विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव होते हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग की बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन किया और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भेजा। परिसंघ के सुझाव पर विभाजित हमारा देश होता है उसमें देखा जाता है कि जो देखा विंस्टन चर्चिल और जो तमाम प्रकार के जो वहाँ के सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के हम लोग देखते हैं बात हो जाती है और देखा जाता है कि जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो आगे आते हैं सभी लोग। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन करने लगती है और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में आह्वान कर देती है। उसके बाद देखा जाए 1947 में मार्च में उत्तर भारत में हिंसा फैलने लगती है और उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत राष्ट्र को अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया जाता है, हम लोगों को स्वतंत्रता के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। हम लोग अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
हम लोग अपने इस पार्ट को देखें तो स्वतंत्रता के बाद अर्थात हमारा देश जो होता है, अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्र बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थियों पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं, और इनके लिए इंतजाम करना, रोजगार देना, तकरीबन 500 रियासतों के राजाओं नवाबों के शासन में चल रही थी, सभी को एक नए राष्ट्र में शामिल करना और शरणार्थियों और रियासतों की समस्याओं पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। अब देखा जाता है जो हमारे देश में स्वतंत्रता होती है बहुत ही ज़्यादा घिनौने तरीके से मिलती है, अर्थात हम लोगों को बांट करके मिलती है, हम लोगों को बंटवारा कर दिया जाता है। एक नया राष्ट्र जो बनता है खंडित राष्ट्र के रूप में हो जाता है। 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 35 करोड़ के आसपास, अर्थात 34.5 लाख 50 लाख के आसपास होती है। अब आपस में बटी हुई यह जो होती है जातियाँ, ऊंची जाति, नीची जाति, मुगल बहुल हिंदू समुदाय, अन्य धर्मों के मानने वाले भारतीय, इस तरह के लोगों को बंटवारे जो होते हैं, इनके पहनावे, खान-पान, रहन-सहन, भाषा, सब चीज़ अलग-अलग रहता था। इनको संगठित करना बहुत कठिन होता चला जा रहा था। एकता की समस्या के साथ ही विकास भी बहुत बड़ी समस्या होती चली जा रही थी भारत देश की, और स्थिति ऐसी थी कि भारत की जो कृषि होती है वह किस पर, बारिश पर निर्भर रहती थी। लेकिन एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ-साथ लाना भारत देश के लिए बहुत ही, मौजूदा भेदभावों को दूर करना बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करता चला जा रहा था। हमारे देश को खंडित करते हुए जो ब्रिटिशर्स ने एक नया राष्ट्र बनाया था, भारत और पाकिस्तान, तो इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा समस्या और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। देखा जाता है कि नए संविधान की जब रचना होने लगती है कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में जब तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श करते हैं और संविधान सभा की बैठकें करते हैं, तो इसके बाद सदस्य पूरे देश में फैली हुई बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया जाता है। अब यह जो शुरू होता है सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार के रूप में 21 वर्ष की जो उम्र होती है उसको लागू किया जाता है। अब उसके बाद जिसे देखा जाता है कि जो हमारे देश में राज्यों का गठन होता है, राज्यों का गठन बहुत दूसरे तरीके से होता है। कैसे कि जैसे देखा जाता है कि राज्यों के गठन के लिए भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर या तो क्षेत्रीय आधार पर इस प्रकार से करना शुरू हो जाता है। जैसे देखते हैं कि 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष बहुत तेजी से बढ़ता रहता है, और जब हमारे देश में प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग अलग प्रांत होगा, इस प्रकार की बात कहने लिया जाता है, कहना शुरू हो जाता है। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने आश्वासन को पूरा करने के कई कदम इस प्रकार के नहीं उठाए। अब देखा जाता है कि हमारे देश में सबसे पहले जब हमारे देश में भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन करना शुरू हो जाता है, तो 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है कौन, राज्य पुनर्गठन आयोग। तभी देखा जाता है कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के अलग अलग प्रांतों को गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाएगा। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्रों को बांट कर कई राज्य बना दिए जाएंगे। अब जैसे देखा जाता है 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी, गुजराती भाषा 2 राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में बंगाल का विभाजन और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दे दी जाती है। पंजाब में भी विभाजन हो जाता है। अब हम लोग जैसे देखते हैं कि जो हमारा विकास की परियोजनाएं बनाना शुरू हो जाता है उस समय। अब देखा जाता है कि 1950 में सरकार ने आर्थिक रूप से नीतियां बनाना शुरू कर देते हैं और पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो जाती हैं विकास के लिए। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में रास्ते पर चल देती है, और राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण परस्पर भूमिका अदा करने लगते हैं। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना जब लागू की जाती है तो विशाल बांध परियोजना आदि तरीके के जो कार्य होते हैं वह शुरू कर दिए जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ हमारी जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हम लोगों को मिलती हैं, तो 2012 से 2017 के बीच में हमारी 12वीं जो होती है, उसके बाद हमारे देश में नीति आयोग शुरू हो जाता है। नीति आयोग आ जाता है जो पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर, उस के आधार पर उसको हटा करके अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा नए राष्ट्र का उदय होता है, इसमें किस प्रकार से जो चुनौतियाँ होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उससे कैसे निपटता है। 15 अगस्त 2007 को हम एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाते रहते हैं। देखा जाता है कि भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षक जो होते हैं वो मानते हैं कि भारत एक देश से ज़्यादा एक टिक नहीं सकता है, अर्थात एक देश के रूप में। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा देश प्रत्येक भाषा, प्रत्येक राष्ट्र की जो मांग है उसके आधार पर, यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं, जो खान पान है, जो रहन सहन है, उसको समेटे हुए एकता में अनेकता की भाव को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा
देश है वह किस प्रकार से अपनी योजनाओं को लागू करता है, और कई रियासतें जितनी भी होती हैं उन सभी का हमारे देश में एकीकरण करता है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की परियोजनाएं लागू करता है। गांधी सागर बांध पर जो बांध बनवा दिया जाता है। जो राज्य होता है अर्थात सरकार से संबंधित जो कार्य होते हैं, राज्य शब्द स्टेट, इसको लागू कर दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि 1959 में जो तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से भिलाई स्थित इस्पात कारखाने का प्रयोग कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में पिछड़े इलाकों के लोगों को आधुनिक भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रतीक बना दिया जाता है। और जो हम लोग बम्बई में स्थित धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है, इसके लिए दूर वाले सिरे पर आपन जो गगनचुंबी इमारतें होती है उसका निर्माण कर दिया जाता है। और स्वतंत्र विदेशी नीति के रूप में जो हमारे देश है उसका अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया जाता है। जैसे देखा जाता है जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 गठित की गई नई राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने शैशव काल में ही थी, और 10 वर्ष ही 5 वर्ष ही बीते हुए होते हैं। 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद देखा जाता है कि जब शीत युद्ध का युद्ध शुरू होता है तो शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा हो जाती है और अमेरिका सोवियत संघ के बीच में वैचारिक टकराव होने लगते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्षता आंदोलन में दुनिया के देशों में आह्वान किया गया कि इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधन में शामिल न हो, परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग सा तटस्थ रहना ही नहीं था। अलग अलग थलग रहने का मतलब यह था कि विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहे, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश को अमेरिका जैसे और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका निभाना उसका महत्वपूर्ण कार्य बन जाता था। देखा जाता था कि इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ जो मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया गया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ जाता था हमेशा। जैसे देखा जाए भारत में 1962 में भी युद्ध हो जाता है, जिसे 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके होते हैं। हम लोग जैसे देखते हैं कि इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं के माध्यम से जो 1955 में बैठक होती है, इसमें 29 से ज़्यादा जो नव स्वाधीन देश के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के उपनिवेशवाद और पश्चिम प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास की तरह जारी रख सकते हैं, और अपने अपने देशों को स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में हम लोग चाह रखेंगे। अपने अपने देशों की जो स्वतंत्रता है उसके अनुसार जो हम लोगों की नीतियां हैं उसको लागू करेंगे। हम लोग बता दें अब आपको कि हमारा जो अभी तक की एनसीईआरटी की जो कक्षाएं थी वो सभी कक्षाएं संपूर्ण हो चुकी हैं, और आप अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए मैंने प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दिया है। आप लोग जा करके उसमें देख करके तैयारी को और धार दीजिए, और 7 और 8 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाले जो प्रश्न संभावित वह आपके क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को मिले, यही मेरी संभावना रहेगी, मेरी यही आशा है। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे इस सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रेषित कर दिए, ताकि जो भी अभ्यर्थी हैं सीटेट के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं देती हैं उनका भी जो समझ है वह विकसित हो सके एनसीईआरटी के प्रति। और जो एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न बनते हैं या एनसीईआरटी की किताब से जो प्रश्न आते हैं उनको जब उनके सम्मुख आए वह प्रश्न, तो उसका उत्तर वह देने में सक्षम हो सके, या उसको समझने में उनके अंदर जो है समझ वह विकसित हो सके। इसी के साथ में मैं यही कहूँगा कि मेरे इस तरह से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रेषित करिए। इसी वचनों के साथ में जय हिंद दोस्तों।